नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से भगवान ग्रुप ऑफ एग्रियंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की, या यूँ कहें तो हाइब्रिड मक्का की। किस प्रकार हमें मक्का में उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए, कीट खरपतवार और बीमारी प्रबंधन करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उर्वरक की। उर्वरक में हम देखते हैं तत्वों की मात्रा कितनी कितनी होना चाहिए। तो मक्का की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा मध्यम तौर पर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। यह मात्रा अगर आपने सॉइल टेस्टिंग करवाई है तो आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं, और यदि आपने सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाई है तो आप मध्यम जो है 50, 25 और 20 को फॉलो कीजिएगा। अब हम देखते हैं उर्वरक की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो उर्वरक की मात्रा हम देखते हैं तो यूरिया की मात्रा होती है 85 किलोग्राम प्रति एकड़, डीएपी की मात्रा है 55 किलोग्राम प्रति एकड़ और पोटेशियम की मात्रा है 33 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर आप नॉर्मल तौर पर खेती कर रहे हैं तो आप इसकी मात्रा को कम भी कर सकते हैं, परंतु हाइब्रिड जो मक्का होती है उसके लिए ये अनुशंसा सही है, या इतनी मात्रा में कम से कम हमें उर्वरक देना चाहिए। 85 किलोग्राम यूरिया, डीएपी 55 किलोग्राम और पोटाश 33 किलोग्राम। इसके बाद हम बात करें बुआई से पहले क्या क्या उपयोग करना चाहिए। तो अगर हम डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग कर रहे हैं और साथ में पोटाश, तो यह मात्रा हमें बुआई से पहले देना चाहिए या बेसल डोज में दे देना चाहिए। इसके बाद यूरिया का जो प्रयोग है वो सबसे पहली बार अगर हम बात करेंगे तो जो एक सप्ताह के भीतर भीतर हमें उपयोग कर लेना चाहिए, या तो पहले दे दें या फिर एक सप्ताह के भीतर भीतर दे दें। इसके बाद यदि मक्का जो आप ले रहे हैं यदि किसी कंपनी की नहीं है और आप इसका घर पर बीज उपचार करें तो फंजीसाइड है कार्बनडाजिम 2 से 3 किलोग्राम प्रति किलो बीज पर, या ट्राइकोडर्मा वर्डी का उपयोग कर रहे हैं जो एक प्रकार से ऑर्गेनिक में उपयोग की जाती है, तो 8 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज पर इसकी मात्रा आपको रखना है। इसके बाद कीटनाशक के रूप में आपको इमिडाक्लोरोप्रिड 10 ग्राम प्रति किलो बीज का उपयोग करना है, और कल्चर में एनपीके कंसोर्टिया का आप उपयोग कर सकते हैं जिसमें एजोस्पाइरिलियम भी होता है, या फिर अगर कंसोर्टिया आपको नहीं मिलता है तो आप एजोस्पाइरिलियम से भी ये कल्चर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड कंसोर्टिया, इस प्रकार का तरल कंसोर्टिया आता है, इसका आप उपयोग करेंगे। इसके बाद है उर्वरक देने हेतु चार्ट, कब कब आपको कितना उर्वरक देना है। हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले यूरिया की, तो यूरिया या तो ये 35 किलोग्राम जो प्रति एकड़ पे है, या बुआई से पहले, मतलब जैसे बुआई से 7 दिन के पहले पहले अपन दे रहे हैं तो तब दे दीजिए, या फिर बुआई के बाद 7 दिन तक में, 7 दिन के अंतराल में हम ये इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा डोज है उसको आपको 20 से 40 दिनों के भीतर देना है, और फिर 15 किलो आपको 40 से 60 दिनों के भीतर देना है। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी यूरिया का एक साथ में प्रयोग ना करें। इसे जितना अलग अलग डोज में दे सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर हमने 3 डोज बताए, आप इनके 4 डोज कर कर भी अलग अलग दे सकते हैं। 20-20-20 किलोग्राम करके भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें डीएपी की, तो डीएपी 45 किलोग्राम आपको पूरा पहली बार में ही उपयोग करना है, और पोटेशियम 33 किलोग्राम ये भी आपको बुआई से पहले बेसल डोज में पूरा उपयोग कर लेना है। इसके बाद है जो पानी में घुलनशील उर्वरक है उनका प्रयोग, तो 1261 जो होता है या 1744, ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ या 1% का सॉल्यूशन बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। 20 से 40 दिन के भीतर आपको इसको करना है, चूँकि इसमें ग्रोथ अच्छी होती है इसलिए आपको इस समय के अंतराल में इसका उपयोग करना है। उसके बाद है 18-18-18 या 19-19-19, दोनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 किलोग्राम या तो बेसल में या ड्रिप में चला दें, ज़मीन में चला दें या ड्रिप में चला दें, या फिर आप 1% का सॉल्यूशन या घोल बनाकर भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसी प्रकार 05234 या 0050 2 किलोग्राम या 1% का आप 60 से 80 दिन के बीच में इसका उपयोग कर लें, या तो ड्रिप से या छिड़काव कर लें। इसी के साथ जो मक्का है इसमें एक डिसऑर्डर होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम वाइट बट कहते हैं। ये जिंक की कमी से अधिकतर देखने को मिलती है, और जो मध्य प्रदेश की मृदा की बात करें या भारत की मृदा की, इसमें जिंक सल्फेट बहुत मतलब 50% से अधिक मृदाओं में ये जिंक सल्फेट की कमी पाई जाती है। इसलिए आप 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट या तो बेसल डोज में डाल दें, या फिर अगर आप ये उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट का 2 बार स्प्रे कर दें। साथ ही 2 बार बोरान का स्प्रे करने से क्या होगा, जो पोलिनेशन है,
परागण है वो बढ़ जाएगा और जो दाने हैं वो ज़्यादा भरेंगे। इससे अपना अल्टीमेट उत्पादन बढ़ जाएगा। इसके बाद हम बात करें मक्का में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार करना चाहिए। तो मक्का में खरपतवार नाशी दो जो मार्केट में काफ़ी फेमस है या व्याख्यात है, जिसमें है एक लाडिस करके है या लॉडिस कर बोलते हैं इसे। इसकी जो मात्रा है वो 10 ml या 11 ml प्रति पंप पर आपको रखना है और 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। इसके बाद है टिंजर, इसकी जो मात्रा है वो 3 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको उपयोग करना है। और ये कब लगभग ये मतलब आपके खेत की स्थिति देखकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 15 से 25 दिन के भीतर भीतर आपको उपयोग करना है। इसके बाद हम बात करें, ये इनके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लॉडिस का एग्जाम्पल है या टिंजर। या इसके अलावा आप अगर अपने जो डीलर है या जहाँ से भी आप दवाइयाँ खरीदते हैं उनसे भी सलाह लेकर खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद मक्का में कीट नियंत्रण के लिए तो मुख्य तौर पर तना छेदक जो आज की बड़ी समस्या होती जा रही है, तने की जो मक्खी होती है वो और थ्रिप्स, इन तीनों के बचाव के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3 CG का प्रयोग प्रति एकड़ पर 8 से 10 किलोग्राम करना चाहिए। इस दानेदार या पाउडर को पौधे में सबसे ऊपर वाली जो गोल पत्ती होती है, जो मुड़ी हुई रोल होती है, उसके बीच में इसको डाला जाता है, जिससे ये क्या करता है, जो तना छेदक होता है उससे बचाव करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो बीच की गोल पत्ती है इसके अंदर ये जो पाउडर है कार्बोफ्यूरॉन ये डाला जा रहा है। अब इसके अलावा साथ में अगर जिस भी हिसाब से जो आप अपने खेत में स्थिति देखकर अगर शुरू में यदि उसमें इल्लियाँ दिखाई दे रही है, आर्मी वॉर्म आपको यदि लगाई दिखाई दे रही है, पत्तियाँ काट रहे हैं, तो इमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग कर सकते हैं। 10 ml प्रति पंप के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है आपको। 40 से 60 दिन के भीतर अगर ये इल्लियाँ दिखाई दे रही है और जब आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप इसमें प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रण आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या कार्बोफ्यूरॉन का उपयोग कर सकते हैं जो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। इसके बाद अगर फिर भी मतलब अगर आपने ये सब ट्रीटमेंट कर लिया और उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है इल्लियाँ, तो आप 60 से 80 दिन के भीतर कोराजन या इम्प्लीगो नाम की एक दवाई आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा आपको रखना है 6 से 8 ml प्रति पंप के हिसाब से। अगर यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको ये डालना है, अन्यथा ये दवाइयों का उपयोग नहीं करना है। अगर इल्लियाँ फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो ये बड़ा डोज है, ये आप सबसे आखिरी में उपयोग करें। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं एमावेक्टिन बेंजोएट के दो अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बताई गई है, प्रोफेनोवास और साइपरमेथ्रिन में रॉकेट और पॉलीट्रिन सी। इसके बाद है कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोमेन और कार्बन कार्बोफ्यूरॉन 3 CG के नाम से आता है, और कोराजन और एम्प्लीगो, ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आप अपने डीलर से कंसल्ट करके उनसे पूछ के और भी दूसरी कोई दवाई है तो वो डाल सकते हैं। इसके बाद है मक्का में बीमारियों का नियंत्रण किस प्रकार करना है। तो जो मक्का है उसमें मुख्य तौर पर एक ही बीमारी जो है वो आती है, वो डाउनी मिल्ड्यू है। उसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, कार्बेंडेजिम और मेनकोजेब का जो एक मिश्रण आता है या तो उसका उपयोग करें या मेनकोजेब का। आपको इसकी जो मात्रा रखना है वो 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से रखना है और प्रति एकड़ 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उपयोग करना है। अगर ये जो सिम्टम है या ये जो लक्षण है डाउनी मिल्ड्यू के, ये जब भी आपको दिखाई दे उसके बाद ही फंजीसाइड का आप उपयोग करें। यहाँ पर एग्जाम्पल है कार्बेंडिजिम का उपयोग आप, कार्बेंडिजिम और मेनकोजेब ये साफ और कगायु के नाम से आते हैं। इसके बाद जो मेनकोजेब है इसका आप देख सकते हैं उथेन M45 के नाम से आता है और एबिक के नाम से आता है। अगर ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे और आप फंजीसाइड का स्प्रे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, परंतु अगर आपको डाउनी मिल्ड्यू कहीं पर दिखाई देती है या कहीं पर भी आपको फफूंद जैसी पत्तियों के ऊपर फफूंद बनी हुई दिखाई देती है चलती हुई, तो आप उसको फंजीसाइड से स्प्रे जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद है, अगर इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की सलाह या जानकारी और चाहिए किसी भी क्रॉप के बारे में, मक्का, मिर्ची या किसी भी क्रॉप के बारे में, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर से हमसे जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आपका साथ ही हमारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद।